Good morning to all of my dear student. Myself JK Prasad, a leading educational institute JK Classes for IIT Medical में आप लोग सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो पहले मीनिंग को समझिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड किए थे। नॉन होमोजीनियस, एक ऐसा इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड नंबर हो, वो नॉन होमोजीनियस हो गया। सेकेंड टाइप होमोजीनियस, एक ऐसा इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड जीरो हो। क्लियर है? तो हम लोग नॉन होमोजीनियस पर बात कर रहे थे। तो नॉन होमोजीनियस को तीन टाइप में बांटा गया था। क्लियर है? पिछले लेक्चर में पूरा समझाए थे। सबसे पहले कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब एक्स वाई जेड निकलेगा लेकिन सिंगल वैल्यू निकले तो वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स वाई जेड निकलेगा लेकिन बहुत सारा वैल्यू निकले तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड टाइप आपको बताए थे इनकंसिस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड ना निकले। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक ना? आज हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड निकले लेकिन एक्स वाई जेड का बहुत सारा वैल्यू निकले, उस पर बात करेंगे। और इनकंसिस्टेंट पर बात करेंगे। क्लियर है? और इससे रिलेटेड पूरा प्रॉब्लम पर भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग किसी भी राइटर का बुक से बनाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर नोट्स कैसे तैयार करें। आप जो भी मेरा वीडियो है उसको आप देखिए, देखने के बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, उस जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर कवर कीजिए और उसके बाद फिर किताब पर भी मेहनत कीजिए। पूरा मन लगाकर मेहनत करते रहिए, काफी मजा आएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। क्लियर है? तो देखिएगा, आज हम लोग बात करें कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए पिछले क्लास में बताए थे कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे प्रूफ होगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब एक्स वाई जेड निकले तो कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए दो चीज, डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो जाए। याद रखिएगा, कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए डिटरमिनेंट ए जीरो हो, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो। ठीक ना? और जब एक्स वाई जेड निकलेगा तो आपको सोल्व भी करना होगा। तो सोल्व करने के लिए याद रखिएगा, सोल्व के लिए पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के। लास्ट वेरिएबल कहने का मतलब अगर दो वेरिएबल है एक्स वाई तो वाई बराबर के, अगर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड तो पुट जेड बराबर के। तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का रूल समझ गए। प्रूफ करने के लिए ये दो पॉइंट और सोल्व करने के लिए ये पॉइंट। ठीक ना? इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि ऐसा इक्वेशन जिसको सोल्व करें तो एक्स वाई जेड ना निकले, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं भाई इनकंसिस्टेंट। तो उसको प्रूव करने के लिए याद रखना आप लोग सभी को, डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट जीरो और नो सोल्व, वैल्यू निकलेगा ही नहीं तो सोल्व नहीं करना है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है? अब देखिए, जब प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे और इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। काफी मजा आएगा। सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और किस तरह से काम होगा ध्यान रखिए। चलिए, प्रोसेस तो पूरा आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब कि आपको इसको कंसिस्टेंट पहले प्रूव करना, सो डेट करना है। क्लियर है? और कंसिस्टेंट सो डेट करने के बाद आल्सो फाइंड देयर सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए आप यहां से देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए जीरो आए, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आए। पहले ये दो चीज करने से हम लोग कंसिस्टेंट प्रूव कर पाएंगे और सोल्व करने के लिए तो तरीका आपके पास है। क्लियर है? चलिए अब आप ध्यान दीजिए
किसका वर्क कैसे होगा। क्लियर है। कंसिस्टेंट के लिए आपको डिटर्मिनेंट ए जीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो लाना होगा। तो पहले आप मैट्रिक्स तैयार कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहला मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका एक्स वाई का कोफिशिएंट 6 4 9 6। क्लियर है। सेकेंड बी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट 2 3। अभी कैपिटल एक्स का जरूरत नहीं है, पहले ये कंडीशन को प्रूव करवाने के लिए सिर्फ हमको मैट्रिक्स ए और बी का जरूरत है कंसिस्टेंट वाले केस में, ठीक ना। अब बताइए, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए जीरो आना चाहिए। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं भाई। डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बोलिए 6 4 9 6। क्लियर है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर से मल्टीप्लाई 36 माइनस नीचे से मल्टीप्लाई 36 जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया, फर्स्ट नंबर कंडीशन प्रूफ हो गया, ठीक ना। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो पहले तो आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर लेक्चर 3 में हम पूरा समझाए हैं। दिक्कत होगा तो जाके जरूर देखिएगा। पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा और उसके मदद से फिर निकलेगा एडजॉइंट ए। क्लियर है। तो देखिएगा कोफैक्टर ए कैसे निकलेगा, तो आप काफी इजी है, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए में टोटल कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो कोफैक्टर ए में भी आपको 4 एलिमेंट लेना होगा, C11 C12 C21 और C22। क्लियर है। अब बताइएगा, एक एक करके इन सभी को निकालना होगा। C11 फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए से देखिए 6 है, इसका कॉलम रो बंद कर दीजिए, जो बचा उसको ले लिए। क्लियर है। बेस को जोड़ने से इवन आएगा तो प्लस, और ये बेस को जोड़ने से ओड आएगा तो माइनस। तो 1 और 1 2 इवन है तो इसलिए प्लस लिए। सेकेंड एलिमेंट निकालिए C12, तो 1 और 2 3 ओड है तो माइनस। सेकेंड एलिमेंट कौन है यहाँ पर, ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए, क्या बचेगा 9। फिर बताइएगा, इसके बाद इसको निकालिए C21, 2 और 1 3 ओड है तो माइनस। नीचे लाइन का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये, इसका कॉलम रो बंद, जो बचा उसको ले लिए। और लास्ट एलिमेंट C22, 2 2 4 इवन है तो प्लस। लास्ट एलिमेंट C22, 2 और 2 4 इवन है तो प्लस। लास्ट एलिमेंट कौन है ए में, ये है, इसका कॉलम रो बंद, जो बचा उसको ले लिए। तो कोफैक्टर आपके सामने निकल चुका है। क्या निकला हुआ है, कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए का वैल्यू निकला हुआ है 6 -9 और -4 6। क्लियर है। कोफैक्टर ए जब निकल गया तो नेक्स्ट आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा, और एडजॉइंट ए के लिए काफ़ी इजी प्रोसेस है। क्या होता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ए का वैल्यू लिख दिए जो निकला, और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होगा, सिंपल, ये जो रो है, ये जो रो है इसको उठाकर कॉलम में कर देंगे 6 -9। उसी तरह से इस रो को भी उठा के कॉलम में कीजिए -4 6। एडजॉइंट ए निकल गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आना चाहिए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उस पार्ट को हम कवर करना चाह रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। क्लियर है। अब बताइएगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर निकला हुआ 6 -4 -9 6, और इंटू बी, बी का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर है 2 और 3। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटू कीजिए रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 12, सेकेंड को सेकेंड से -12, फर्स्ट को फर्स्ट 12, सेकेंड को सेकेंड -12, कैंसिल। अब इससे कीजिए रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट -18 प्लस सेकेंड को सेकेंड 18, कितना हो जाएगा 0 0। दोनों एलिमेंट 0 है तो इसको 0 लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिला, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए 0 आया, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दूसरा एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आया, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0, सो इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो प्रूफ हो गया। अब आपको कंसिस्टेंट प्रूफ करने के बाद इसको सोल्व भी करना था। सोल्व करने का मतलब वैल्यू निकालना है।
तो सोल्व के लिए क्या होगा, पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के। तो बताइए वेरिएबल कितना, 2, एक्स और वाई। थोड़ा सा इंटरनल मैटर हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 लाइन का जरूरत पड़ता है सोल्व करने के लिए, इसलिए 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना। अगर 3 वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जेड तो 3 लाइन का जरूरत पड़ेगा, तो उस समय 3 इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन सोचिए कि लास्ट वेरिएबल के मींस कांस्टेंट, अगर एक वेरिएबल को के डाल देंगे तो वेरिएबल कितना बचेगा, एक ही, और एक वेरिएबल के लिए सिर्फ एक इक्वेशन। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी के पुट करेंगे तो नीचे वाले एक लाइन को छोड़ देंगे, मतलब कि अगर 2 लाइन का इक्वेशन है तो के पुट करेंगे तो एक नीचे वाला लाइन को छोड़ देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला में ही पुट होगा, ठीक ना। अगर सोचिए 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल रहता तो 3 इक्वेशन रहता। अगर उसमें हम के पुट करते तो नीचे वाला लाइन को छोड़ देते, क्यों, एक वेरिएबल के डाल दिए तो वेरिएबल 2 बचा, तो 2 ही इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो जब 3 इक्वेशन देगा तो जब के पुट करेंगे लास्ट वेरिएबल जेड बराबर के, तो हमको दो वेरिएबल बचेगा तो 2 ही इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, तो नीचे वाला इक्वेशन छोड़ देंगे, ठीक ना। मतलब क्या समझे कि एक नीचे वाला इक्वेशन को छोड़ देना है पुट करते समय, क्लियर है। तब आपको पुट क्या करना है, फोर सोल्व पुट लास्ट वेरिएबल y है तो पुट y बराबर के, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 6x प्लस 4k इक्वल टू 2, क्लियर है। तो बताइएगा यहाँ से आपको x निकालना, नीचे वाला में तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा पुट करते समय एक नीचे वाला इक्वेशन को छोड़ना है, ठीक ना। अब बताइएगा 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4k। अगर 2 कॉमन लेकर इसके साथ कट कर दें तो इधर 3x बचेगा, उधर 1 माइनस 2k, जगह नहीं है तो थोड़ा उधर लिख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। अगर आपको x चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2k डिवाइडेड बाई 3, क्लियर है। x तो आपको निकल चुका, तो हेंस x का वैल्यू क्या मिला, 1 माइनस 2k डिवाइडेड बाई 3, और y का वैल्यू हम लोग के ले ही चुके हैं, तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो y बराबर k। तो ये सोल्व हो गया, आंसर हो गया। अब इसको इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि k का वैल्यू 1 डालिए तो x y का अलग वैल्यू आएगा, k का वैल्यू 2 डालिए तो x y का एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, k का वैल्यू 3 डालिए तो x y का एक डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इसलिए इस सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इसका ग्राफ कोई पूछे आप सिंपल बोल सकते हैं, एक लाइन ऐसे गया, सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर से गया, तभी तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ग्राफ भी आपको क्लियर है, पिछले लेक्चर में हम समझा चुके थे। तो इस तरह से 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कंसिस्टेंट प्रूव करना था, सिंपल 2 मैट्रिक्स तैयार कीजिएगा, ए और बी, डिटरमिनेंट ए 0 आ जाएगा, और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 लाना है। तो वही कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट ए निकालें, और फिर क्या किए आप देख सकते हैं, ज्वाइंट ए इंटू बी भी किए, वो भी 0 आ गया, तो कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। और जब कंसिस्टेंट हो गया तो सोल्व करने के लिए पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, ठीक है। तो लास्ट वेरिएबल y है तो पुट y बराबर के, और नीचे का एक लाइन आपको छोड़ना है, मतलब 2 लाइन रहेगा तो नीचे का एक छोड़ देंगे तो सिर्फ एक ही लाइन में पुट होगा। 3 लाइन रहेगा तो नीचे का एक लाइन में पुट नहीं होगा, तो 2 ही लाइन में पुट करेंगे, क्लियर है। नीचे का एक लाइन छोड़ना है। अब बताइएगा पुट किए y बराबर के, तो बताइएगा इतना हो गया, यहाँ से x निकल गया, ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से मेरा 2 वेरिएबल में जितना भी क्वेश्चन आएगा कंसिस्टेंट और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आप लोगों से बन जाएगा। नेक्स्ट 3 वेरिएबल वाला पर बात हम लोग करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 तो 2 वेरिएबल वाला समझ गए। अब हम लोग लिए 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, और काफी मजा आएगा, हल्का आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या प्रूव करना है, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे 2 वेरिएबल वाला में कंसिस्टेंट कैसे प्रूफ होगा,
सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए 0 आना चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आना चाहिए। अब फिर सोल्व कैसे होगा, तो पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, नीचे वाला इक्वेशन में पुट नहीं करना है, बाकी का सारे इक्वेशन में पुट होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है और इस पर हम आपको अच्छे तरह से डिटेल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग सिर्फ। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स वाई जेड एवरी लाइन में है, 3 लाइन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक ना। अब ध्यान रखिए सॉल्यूशन पर, 2 तरह का मैट्रिक्स पहले तैयार होगा, ए क्या होगा तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा 5 3 7, उसी तरह से 3 26 2 और 7 2 10, और बी क्या होगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, ठीक ना। अब ये समझ में आ गया, तो कंसिस्टेंट आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए वो 2 पॉइंट, डिटर्मिनेंट ए 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग ले लिए, क्लियर है। अब एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, तो ध्यान रखिए फर्स्ट एलिमेंट को टेक किए कॉलम रो बंद, उसी तरह माइनस सेकेंड एलिमेंट को टेक किए कॉलम रो बंद, फिर उसी के बाद थर्ड एलिमेंट को टेक किए कॉलम रो बंद। आप जान रहे हैं ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से सभी जगह पर कैलकुलेशन किए, जोड़ घटाव किए, तीनों मिलकर आपको 0 दे दिया। डिटर्मिनेंट है आपका 0 आ चुका है, यानी फर्स्ट नंबर पॉइंट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, क्लियर है। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर लेक्चर 3 में हम आपको समझा चुके हैं, जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगा जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ए में बताइए टोटल कितना एलिमेंट है, 9, क्लियर है, क्योंकि एक लाइन में 3 एलिमेंट, 3 लाइन है तो 9 एलिमेंट, तो कोफैक्टर में भी हम 9 एलिमेंट ले चुके हैं, C11 1 2 1 3 इस तरह से करके 9 एलिमेंट ले चुके हैं। अब एक एक करके इन सभी एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, निकालना काफी इजी है। फर्स्ट एलिमेंट लिए जैसे C11, तो बेस को जोड़ें इवन आएगा तो प्लस, फर्स्ट एलिमेंट ए में कौन है, ये कॉलम रो बंद, जो बचेगा लिख देंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से इतना आ गया। इस तरह से इन सभी को निकालें, कोफैक्टर ए मेरा इतना निकल गया। आप लेक्चर 3 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जब कोफैक्टर ए निकल गया तो नेक्स्ट एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ए का वैल्यू लिखें और उसका पावर में टी, ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कर देंगे, क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकल गया, तो बताइए आपको करना क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू लिए इंटू बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकला हुआ ले लिए, मल्टीप्लाई रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू ये आएगा, सेकेंड को सेकेंड से इंटू ये आएगा, थर्ड को थर्ड से इंटू इतना, इसका काम हो गया खत्म। अब सेकेंड वाले लाइन लीजिए तो सेकेंड वाले लाइन में लिखिएगा, फिर वही रो को कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू इतना हो गया, सेकेंड को सेकेंड से इंटू ये हुआ, थर्ड को थर्ड से इंटू, इसका भी काम हो गया, इसका काम समाप्त। थर्ड वाले रो को कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट प्लस सेकेंड को सेकेंड प्लस थर्ड को थर्ड, इतना आया। इन सब का कैलकुलेशन करने पर 0, इन सब को भी कैलकुलेशन 0, तो सारा एलिमेंट 0 है तो क्या हो गया 0, क्लियर है। तो बताइए कंसिस्टेंट का तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, डिटर्मिनेंट ए पहले 0 आ चुका है, नेक्स्ट एडजॉइंट ए इंटू बी भी आपका 0 आ चुका है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। तो उसी बात को यहाँ लिख चुके हैं, सो इट इज कंसिस्टेंट, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया, कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। अब तो आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट लास्ट वेरिएबल इक्वल टू के, तो लास्ट वेरिएबल कौन है, जेड, लास्ट वेरिएबल जेड है, तो पुट जेड इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 7 जेड के जगह के इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 26y प्लस 2 जेड के जगह के इक्वल टू 9, क्लियर है। और ये एक इक्वेशन नीचे से छोड़ा जाता है, हम आपको बता चुके हैं कि जब भी पुट कीजिएगा तो नीचे का एक इक्वेशन छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें 3 वेरिएबल था x y z, इसलिए 3 टू लाइन का इक्वेशन था, लेकिन जैसे z के जगह k डालें, k मींस कांस्टेंट, तो वेरिएबल 2 ही बचा है x और y, तो उसके लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, इसलिए लास्ट का इक्वेशन छोड़ दिया जाता है। अब बताइए
यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस 7k, ये इक्वेशन ऐसा बन गया। उसी तरह ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 26y 9 माइनस 2k। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कांस्टेंट राइट हैंड साइड होना चाहिए, k तो कांस्टेंट है इसलिए RHS की तरफ लेके चल गए। अब तो ये पुराना काम पिछले लेक्चर में ही सोल्व करना सिखाए थे आपको कि जब भी इक्वेशन को सोल्व करना हो तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा, a x b ax बराबर b, इस तरह से करके पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो बताइएगा तीन तरह का मैट्रिक्स बना, a x y का कोफिशिएंट, सेकेंड x वेरिएबल x y है कॉलम में रखना है, b राइट हैंड साइड वाला पार्ट। उसके बाद बताइएगा ये समझ में आ गया तो ax इक्वल टू b, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब बताइए आपको a इनवर्स निकालना होगा तो डिटरमिनेंट है, कोफैक्टर है, एडजॉइंट है और a इनवर्स आपका इतना आ जाएगा। मेरे पास जगह का कमी है इसलिए हम आपको शॉर्ट में कर दिए और ये होमवर्क आपके लिए है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर 3 देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर लीजिएगा। जब आप बनाइएगा तो ऐसे मत लिखिएगा, आप इसको पूरा काम करके लिखिएगा, ठीक है ना। अब बताइएगा जब a इनवर्स निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर a इनवर्स b, x का वैल्यू xy, a इनवर्स का वैल्यू जो निकला वो और b का वैल्यू राइट हैंड साइड वाला। अब इसके बाद तो आप जान ही रहे हैं मल्टीप्लाई रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इतना हो जाएगा, सेकेंड को सेकेंड से तो -3 इंटू इतना हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब इससे कीजिए फिर रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट से तो -3 इंटू इतना, फिर सेकेंड को सेकेंड से +5 इंटू इतना। अब इससे दोनों में इंटू होगा ये पार्ट, इससे दोनों में इंटू होगा ये पार्ट, जोड़ घटाओ तो बहुत अच्छे तरह से आप लोग जान रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी इंटू और ये 5 से दोनों में इंटू, ये ब्रैकेट समझ में आ गया होगा। अब नंबर को नंबर के साथ एडिशन कीजिए, k को k के साथ इतना हो जाएगा, नंबर को नंबर के साथ, k को k के साथ, तो 21k में से 10k चल गए 11k, इन दोनों में से 11 कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा 7 माइनस 16k, नीचे से भी 11 कॉमन होगा तो 3 प्लस k। अब बताइएगा ये नंबर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा बात को समझिएगा, इससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 का मतलब 11 इंटू 11, इससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ए को 11 कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसके नीचे इससे जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट होगा, क्योंकि 11 से ए को 11 कट जाएगा तो नीचे में एक 11 बचेगा। उसी तरह से ये वाला पार्ट से इसमें भी इंटू होगा तो कट के नीचे में को 11 यहाँ भी बचेगा। ये वाला मैटर जब समझ गए तो अब आप बताइए ऑन कंपेयर, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और z का वैल्यू तो k ले चुके थे, क्लियर है, x y z मिल गया, सॉल्यूशन हो गया। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि k का वैल्यू 1 डाली तो x y z डिफरेंट वैल्यू देगा, k 2 डाली तो डिफरेंट वैल्यू देगा, 3 डाली डिफरेंट वैल्यू। ग्राफ x फर्स्ट लाइन भी यही है, सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर है, थर्ड लाइन भी इसी के ऊपर है, तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरह से 3 वेरिएबल वाला भी कंप्लीट हो गया। कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट a 0 और एडजॉइंट a इंटू b भी आपका 0 आ गया, क्लियर है, और सोल्व भी कर दिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले इसको बना लीजिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको किताब में मिलेगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा उसको भी आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं जो इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड है, क्योंकि कंसिस्टेंट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों टाइप का बता दिए, आपको अच्छे से समझ में आया, रूल भी आपके सामने है और आप लोगों से बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनकंसिस्टेंट, क्लियर है, कैसे प्रूफ होगा और इसका काम कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सो डेट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन को इनकंसिस्टेंट आपको प्रूव करना है, मजा आएगा, थोड़ा सा आप एनर्जी दीजिए। देखिए इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है रूल, ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट a 0 हो जाए और एडजॉइंट a इंटू b नॉट 0, और इनकंसिस्टेंट का मतलब x y नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मतलब नो सोल्व,
नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट जीरो लाना होगा। तो सेम सिचुएशन, दो तरह का मैट्रिक्स तैयार होगा। पहला ए जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा 2, 5, 6 और 15। नेक्स्ट बी क्या हो जाएगा 7 और 13। क्लियर है? अब समझ में आ गया। आपको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू बोलिए 2, 5, 6, 15। अब क्या हो जाएगा 2 × 15 30 माइनस नीचे से 30 यानी 0। डिटरमिनेंट ए 0 हो गया, पहला नंबर शर्त पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे आपको एडजॉइंट ए का जरूरत है, तो निकालना क्या होगा कोफैक्टर ए। तो कोफैक्टर ए C11 C12 C21 C22। अब बताइएगा C11 फर्स्ट एलिमेंट बेस को जोड़ने से इवन है तो प्लस, फर्स्ट एलिमेंट देखिए ए में मैच कराइए 2 है, कॉलम रो बंद 15। फिर बताएगा C12 सेकेंड एलिमेंट 1 और 2 3 ओड है तो माइनस, सेकेंड एलिमेंट कौन है यहाँ पर 5 है, कॉलम रो बंद, जो बचेगा लिख दिए। फिर C21 2 और 1 3 ओड है तो माइनस, नीचे लाइन का फर्स्ट ये है, कॉलम रो बंद, जो बचेगा लिख दिए। और लास्ट C22 2 2 4 इवन है तो प्लस, लास्ट एलिमेंट कौन है ये है, कॉलम रो बंद, जो बचेगा लिख दिए। तो आपके पास कोफैक्टर ये निकल चुका है। क्या निकला हुआ है 15 - 6 और -5 2। अब बताइएगा एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आप ही लोग बताइए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ए का वैल्यू है 15 - 6 -5 2 का ट्रांसपोज, और जैसे ट्रांसपोज करेंगे रो आ जाएगा कॉलम में। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस रो को कॉलम में कर दिए, इस रो को भी कॉलम में कर दिए। अब एडजॉइंट ए निकल चुका है, तो हमको करना क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी करना है, ठीक ना। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ आपके पास है, सिर्फ पुट कीजिए, और बी का वैल्यू भी आपके पास में है यहाँ पर 7 और 13। मल्टीप्लाई रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 105 हो जाएगा, सेकेंड को सेकेंड से -65। क्लियर है? अब उसी तरह से इसका काम समाप्त हो गया। अब इस लाइन से कीजिए तो इस लाइन में लिखिएगा, फिर वही रो को कॉलम से फर्स्ट को फर्स्ट -42 प्लस सेकेंड को सेकेंड 26। ये कितना हो जाएगा 105 में 65 चला जाएगा 40। उसी तरह से यहाँ देखिए 12 में से 6 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 -16। क्लियर है? अब बताइए ये तो जीरो नहीं आया, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जीरो नहीं आया, क्योंकि दोनों एलिमेंट जीरो होगा तब तो जीरो लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या है नॉट जीरो। तो आपका तो काम हो गया, पहला शर्त भी पूरा कर चुके थे, डिटरमिनेंट ए जीरो आ चुका था। क्लियर है? यहाँ पर डिटरमिनेंट ए जीरो आ चुका है, और नेक्स्ट एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो नहीं आया, तो इसका दोनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। तो लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ए जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट जीरो, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो निकालने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इनकंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। इसका ग्राफ दो पैरेलल लाइन हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, और काटेगा नहीं तो फिर आपको एक्स वाई नहीं निकलेगा, जैसे रेलवे पटरी। क्लियर है? तो इस तरह से इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। दो तरह का मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किए जीरो, एडजॉइंट ए कैलकुलेट किए और उसको बी से इंटू किए नॉट जीरो, दोनों क्राइटेरिया इनकंसिस्टेंट का फुलफिल्ड हुआ तो प्रूफ हो गया। और नो सॉल्यूशन मतलब यहाँ एक्स वाई नहीं निकलेगा, ग्राफ भी आपके सामने है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसी तरह से आप लोग इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा किसी भी राइटर का किताब से टोटल सॉल्व कर लीजिएगा। और इस पॉइंट का बेसिक का जरूरत आपको IIT JEE में भी पड़ेगा, और IIT JEE का भी जब क्वेश्चन पर बात करेंगे तो डिस्कस होगा। देखिए वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए एनर्जी है, और जितना एनर्जी हमको मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक ना। तो घर पर रहिए, मेहनत करते रहिए और मन लगाकर मेहनत कीजिए। थैंक यू।